गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को हम सभी यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को बहुत सारा प्यार। और सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बता देंगे कि ऑडियो और वीडियो ठीक है या फिर नहीं है। तो जल्दी से आ जाए। और हम लोग पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। और आज हमें यह चैप्टर खत्म करना है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था किसके बारे में, पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो आज हम उसके आगे की ग्रंथियों को पढ़ेंगे, ठीक है। और आज सभी हम लोग शुरुआत करेंगे अपने पीनियल ग्लैंड से, यानी कि हमारी जो पीनियल ग्रंथि होती है, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, तो यह तीनों की तीनों ग्लैंड्स, तीनों ग्रंथियां हमारे ब्रेन में पाई जाती हैं, हमारे मस्तिष्क में पाई जाती हैं। और मैंने कल की क्लास में आपको यह भी बताया था कि जो हाइपोथैलेमस होता है वह एक ब्रेन का भाग होता है, और इसी वजह से उसको हम सभी स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहते हैं, या फिर उसे हम छद्म ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि वह ग्रंथि जैसा बिहेव कर रहा है लेकिन वह वास्तविक ग्रंथि नहीं है, और उसे हम मास्टर ऑफ द मास्टर या फिर हेड मास्टर के नाम से भी जानते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करते हैं तो उसे हम सभी मास्टर ग्लैंड के बारे में के नाम से जानते हैं। और जो मास्टर ग्लैंड होता है वो बाकी सभी तरह की ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, और उससे निकलने वाले हार्मोन्स भी हम लोगों ने पढ़े थे। और ग्रोथ हार्मोन अगर कम निकल रहा है, ज़्यादा निकल रहा है, तो भी किस तरह के डिजीजेस, किस तरह की प्रॉब्लम बॉडी में हो सकती है, वह भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत हम लोग आज की क्लास का। और आज हम शुरू करेंगे पीनियल ग्रंथि से। हम लोग जो अपनी शुरुआत करेंगे वो कहां से करेंगे? पीनियल ग्रंथि से, ठीक है। चलो, पीनियल ग्रंथि से, ओके। तो आज की क्लास में आप लोगों को कुछ ज्यादा नोट नहीं करना है, सिर्फ चीजों को समझना है, सिर्फ चीजों को समझना है। फिर उसके बाद आप सभी पीडीएफ से इसको आराम से कॉपी पेस्ट कर लेना। चलो तो समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पहले नंबर पर बात आती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि की अगर हम बात करें तो यह भी ब्रेन में पाई जाती है। और आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम पीनियल ग्रंथि के बारे में बात करें तो यह सभी तरह की अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि होती है, सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड यह होती है। अब आप कहोगे कि मैम हमने बहुत सारी अलग अलग पुस्तकों में पढ़ा है कि पीयूष ग्रंथि होती है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि नहीं, पीयूष ग्रंथि दूसरे नंबर पर सबसे छोटी ग्रंथि होती है, और जो पीनियल ग्लैंड होती है वह सबसे छोटी ग्रंथि होती है। आप सभी ने तृतीय नेत्र सुना है ना? तृतीय नेत्र है ना, तीसरी आंख है ना, जो शंकर भगवान जी होते हैं उनके यहाँ पे होती है, ठीक है। और जब वो गुस्सा हो जाते हैं तो वो खुल जाती है, फिर सामने वाला क्या हो जाता है? भस्म हो जाता है, राइट। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप बात करें तो हम सभी में देवता है ना, सुना होगा ना, हम सभी उन्हीं के ही अंश है। तो हमारे भी यहाँ पर क्या है? तृतीय नेत्र। और वो जो तृतीय नेत्र होती है वह क्या है? हमारी पीनियल ग्लैंड ही होती है। तो कई बार आपके एग्जाम में यह यहाँ पर पूछा जाता है कि यह बताओ कि अगर हम बात करते हैं तीसरी आंख के बारे में, थर्ड आई के बारे में, तो हमारी बॉडी की थर्ड आई किसे कहते हैं? हमारी बॉडी की थर्ड आई किसे कहते हैं? तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे आंसर करना है, पीनियल ग्लैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं? पीनियल ग्रंथि को ही हम सभी तृतीय नेत्र, थर्ड आई, तीसरी आंख, इन सभी के नाम से हम यहाँ पर उनको जानते हैं, पीनियल ग्लैंड को जानते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और यह जैविक ग्रंथि या फिर जैविक घड़ी के रूप में भी यहाँ पर जानी जाती है। यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है कि भाई हमारी बॉडी की जैविक घड़ी कौन सी है, हमारे शरीर की जैविक ग्रंथि कौन सी है, बायोलॉजिकल ग्लैंड और क्लॉक कौन सी है। आपको सीधे सीधे आंसर करना है, पीनियल ग्लैंड ही है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि अच्छा क्यों, ऐसा क्यों? तो मैं आपको यह बता दूं यहाँ पर कि अगर हम जागने के क्रम के बारे में बात करें और अगर हम सोने के क्रम के बारे में बात करें, कब हम जगेंगे, कब हम सोएंगे, इसकी जो एक साइकिल होती है, यहाँ तक कि हमारे शरीर में जो भी काम हो रहा है उसका एक अपना रिदम होता है, एक अपना चक्र होता है। तो आप सभी ने देखा होगा ना कि अगर आप अपने हृदय की धड़कन, हार्ट बीट के बारे में बात करते हो तो 72 बार प्रति मिनट की दर से वह धड़कता है ना। तो
हर चीज एक लय में हो रही है, हर चीज एक यहाँ पर रिदम में हो रही है। तो उस रिदम की अगर हम बात करें, उस लय की अगर हम बात करें, तो उस लय और रिदम में जो हो रहा है उसको कराने का काम कौन करेगा? यही हमारा पीनियल ग्लैंड यहाँ पर करेगा। आपको कब भूख लगेगी, आपको कब प्यास लगेगी, आपको फिर से कब भूख लगेगी, फिर से कब से प्यास लगेगी, इन सभी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको कौन यहाँ पर कंट्रोल करता है? तो आंसर करना पीनियल ग्लैंड ही करता है। कौन करता है? पीनियल ग्लैंड ही यहाँ पर करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। क्या यहाँ से भी कोई हार्मोन निकलता है क्या? हाँ बिल्कुल, यहाँ से भी हार्मोन निकलता है, यहाँ से भी हार्मोन निकलता है। और यहाँ से जो हार्मोन निकलता है उसका क्या नाम होता है? मेलाटोनिन। क्या नाम होता है बेटा? मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन। और जब कभी भी हम लोग मेलाटोनिन के बारे में बात करते हैं तो मेलाटोनिन का क्या मतलब है? तो आंसर करना कि मेलाटोनिन को ही हम सभी स्लीप हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम सभी स्लीप हार्मोन कहते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए हैप्पी हार्मोन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बेटा? कमेंट में बताओ फटाफट से, हैप्पी हार्मोन किसे कहते हैं? तो आंसर करना हैप्पी हार्मोन हम डोपामाइन को कहते हैं। लव हार्मोन, प्यार करने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? तो आंसर करना ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? वासोप्रेसिन को कहा जाता है। मूत्र बनाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन को कहा जाता है, एडीए। याद आया है ना? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि यह बताओ स्लीप हार्मोन किसे कहते हैं, सोने वाला हार्मोन, स्लीप हार्मोन किसे कहते हैं? तो आंसर करना मेलाटोनिन को कहते हैं। और ये कहां से निकल रहा है मेलाटोनिन? हमारा जो पीनियल ग्लैंड होता है वहां से यह निकलता है। ठीक है, और रात के टाइम पे जब आप सोते हो ना, जब आप रात को सोते हो तो उस टाइम पर कहा जाता है ना कि नींद भी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने नींद के बारे में बात करें तो रात की जो नींद है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ब्रेन की मरम्मत होती है, हमारा जो मस्तिष्क होता है उसकी मरम्मत होती है ना, उसकी रिपेयरिंग होती है। तो उसकी मरम्मत, उसकी रिपेयरिंग कौन यहाँ पर करेगा? तो आंसर करना यही करता है, मेलाटोनिन हार्मोन। और इसी वजह से इसको क्या कह दिया जाता है यहाँ पे? स्लीप हार्मोन कह दिया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? तो सबसे पहले प्रश्न पूछेगा, हमारी बॉडी की थर्ड आई किसे कहते हैं? पीनियल ग्रंथि। ठीक, हमारी बॉडी में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पीनियल ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट, जैविक घड़ी या फिर जैविक क्लॉक या बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहा जाता है? पीनियल ग्लैंड को ही यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा यहाँ पर कौन सा हार्मोन इससे निकलता है? आपको आंसर करना है मेलाटोनिन हार्मोन। फिर पूछेगा कि इसका दूसरा नाम क्या है? तो आंसर करना स्लीपिंग हार्मोन। ठीक है, स्लीपिंग हार्मोन। ठीक, और वैसे तो ये पूरे टाइम ही निकलता रहता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन रात के टाइम पे यह ज्यादा निकलता है ताकि क्या कर सके? हमारे ब्रेन की मरम्मत यहाँ पर यह कर सके। इसके अलावा ये क्या करता है? हमारे बॉडी में जितनी भी साइकिल चलती है उसको भी कंट्रोल करता है। जैसे हम कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, कब हम खाना खा रहे हैं, कब हम पानी पी रहे हैं, तो उसको भी ये कहीं ना कहीं यहाँ पर कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा ये भी माना जाता है कि जो सेक्सुअल प्लेजर होता है, यानी अगर आप किसी के साथ कोई भी संबंध बना रहे हैं तो उससे जो खुशी महसूस होती है वो भी इसी की वजह से ही होती है। ठीक है, तो ये खत्म। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है थायराइड ग्रंथि। अब हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? थायराइड ग्रंथि। तो आप अपने ब्रेन को देख रहे थे बेटा, जब आप अपने ब्रेन को देख रहे थे तो हमने पढ़ा हाइपोथैलेमस, फिर हमने पढ़ा पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, और फिर हमने पढ़ा यहाँ पर पीनियल ग्लैंड। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? थैलेमस के बारे में। गले में आ गए, सॉरी, थायराइड के बारे में, सॉरी, थायराइड के बारे में। ठीक है, तो थायराइड और पैराथायराइड इन दोनों को हम सभी यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब सबसे पहले जब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं तो गले में हमें कुछ इस तरह की संरचना का एक ग्लैंड दिखाई देता है, बड़ी सी एक ग्लैंड दिखाई देती है इस तरह की। ठीक है,
तो थायराइड यानी कि इसको कई बार हिंदी में अवटु ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ पर पाई जाती है? हमारे गले में, गर्दन वाले हिस्से में पाई जाती है, नेक वाले हिस्से में यह पाई जाती है, और यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अब आप में से कुछ बच्चे यहाँ पर कहेंगे कि मैम हमने तो पढ़ा था कि लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। हाँ, बिल्कुल ठीक पढ़ा था, ठीक है। तो लीवर की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए एंडोक्राइन ग्लैंड, अगर आपसे ये पूछा जाए अंतःस्रावी ग्रंथि, तब आप यहाँ पर क्या आंसर करेंगे? तो उस टाइम पे आपको आंसर करना है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? यही थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होती है। अगर आप इसको देखो तो ये बटरफ्लाई की तरह, यानी कि तितली की तरह दिखाई दे रही है, तो इसी वजह से इसको कई बार हम कह देते हैं बटरफ्लाई ग्लैंड, प्यार से कह देते हैं क्या? बटरफ्लाई ग्लैंड, ठीक है। पिंक कलर की होती है, गुलाबी रंग की होती है, तो इस वजह से इसको कई बार हम सभी पिंक ग्लैंड भी कह देते हैं, गुलाबी ग्रंथि भी हम इसे कई बार यहाँ पर कह देते हैं। आकार की अगर हम बात करें जो अंग्रेजी के यानी कि इंग्लिश के एच वर्ड की तरह यह दिखाई दे रहा है, तो इसी वजह से इसको हम कहेंगे कि भाई यह एच शेप का भी दिखाई देता है। और महिलाओं की अगर आप बात करते हो तो महिलाओं में यह थोड़ा हैवियर होता है, ठीक है, थोड़ा सा भारी यह होता है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में यह थोड़ा भारी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, चलो समझते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो थायराइड ग्लैंड है वह कहां पर पाई जाती है। सबसे पहले जो प्रश्न यहाँ पर पूछेगा वह क्या है कि जो थायराइड ग्लैंड है वह कहां पर पाई जाती है। आपको सीधे सीधे आंसर करना है, हमारे गर्दन में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर पूछा जाता है कि हमारे बॉडी की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, यानी कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है। आंसर करना थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट, बटरफ्लाई ग्लैंड किसे कहते हैं, या बटरफ्लाई शेप की जो तितली की आकृति की कौन सी यहाँ पर ग्रंथि होती है। तो आपको सीधे सीधे आंसर करना है यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। फिर पूछेगा पिंक ग्लैंड किसे कहते हैं। आंसर करना थायराइड ग्लैंड को ही हम सभी पिंक ग्लैंड ही यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछेगा यहाँ पर एच शेप की कौन सी यहाँ पर ग्लैंड होती है। तो आंसर करना एच शेप की भी थायराइड ग्लैंड ही होती है। फिर आपसे पूछेगा कि महिलाओं और पुरुषों के बारे में, कि महिलाओं में होगी, पुरुषों में होगी, दोनों में होगी, ठीक है, सभी में मिलेगी, ये सब में मिलती है, लेकिन महिलाओं में यह थोड़ी हैवी होती है, महिलाओं में यह थोड़ी सी भारी होती है, ठीक है। पुरुषों में थोड़ी हल्की होती है और महिलाओं में यह थोड़ी सी यहाँ पर भारी होती है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया। चलो अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बारे में बात करेंगे कि जब हम थायराइड ग्लैंड को देखते हैं तो यहाँ से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और उन हार्मोन्स का क्या क्या यहाँ पर कार्य होता है, ठीक है, क्या क्या यहाँ पर उनका कार्य होता है। चलो तो इसे देखते हैं यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, जब हम थायराइड ग्लैंड को देखते हैं तो यहाँ पर दो तरह के हार्मोन निकलते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के हार्मोन यहाँ पर निकलते हैं, ठीक है। पर उससे पहले भी ना एक बात मैं आपको और यहाँ पर बता दूं, आप सभी ने आयोडीन का नाम सुना है, आयोडीन, ठीक है। तो अगर ये एडिशनल पॉइंट है बेटा, और पूछा भी जा सकता है कि अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि भाई यह बताओ कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वह किसके साथ एसोसिएटेड होता है, तो लिखो इट इज एसोसिएटेड, या आयोडीन के साथ लिंक होता है, इट इज एसोसिएटेड विद आयोडीन, आयोडीन, ठीक है। अगर आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा ठीक ठाक है, अगर आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा ठीक ठाक है, तो जो थायराइड ग्रंथि होती है और इसके जो हार्मोन्स होते हैं वो काफी अच्छे से यहाँ पर काम करते हैं, काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर यह काम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आयोडीन से इसका संबंध होता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे अब हार्मोन्स के बारे में, कि अगर आप सभी अवटु ग्रंथि के बारे में बात करते हो, यानी जो आपका थायराइड ग्लैंड है इसके बारे में अगर आप बात करते हो, तो यहां से ना दो हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। एक हार्मोन जो होता है उसे हम सभी कहते हैं थायराइड हार्मोन, और जो थायराइड हार्मोन होगा उसमें आपको आयोडीन की मात्रा देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आपको
आयोडीन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ आता है यहाँ पर कैल्सिटोनिन हार्मोन, ये दो हार्मोन यहाँ पर निकलते हैं। फिर जो थायराइड हार्मोन होता है वह भी दो तरीके का होता है, पहला होता है T4 और दूसरा होता है T3। पहला क्या होता है यहाँ पे T4 और दूसरा होता है T3, ठीक है। तो T4 और T3, तो आपसे कई बार ना एग्जाम में पूछता है कि T4 का पूरा नाम बताइए, फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। और फिर पूछता है कि T3 का फुल फॉर्म यहाँ पर बताइए। इस तरीके का भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे आंसर करना है कि T4 को हम सभी थायरॉक्सिन हार्मोन के नाम से जानते हैं, जबकि अगर T3 की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम सभी ट्राईआइडोथायरोनाइन के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। फिर से सुनो, ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, जब आप थायराइड ग्लैंड को देखते हो तो उससे दो तरह के हार्मोन निकलते हैं। पहला होता है थायराइड हार्मोन, सिंपल जो हार्मोन निकल रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है और यही मेन हार्मोन है। यह भी दो तरह के होते हैं, T4 और T3। T4 की अगर आप बात करते हो तो T4 को हम सभी थायरॉक्सिन के नाम से जानते हैं, और T3 की अगर हम बात करें तो T3 को हम सभी ट्राईआइडोथायरोनाइन के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। और इनका संबंध आयोडीन से होता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मात्रा में एक स्पेशल हार्मोन भी निकलता है जिसको हम सभी कहते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन। और जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है उसका क्या काम होता है कि आपके ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम कर देना, यह इसका काम होता है। पर यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि मुख्यतः अगर आप देखें तो जो मुख्यतः थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड जो होती है वह आयोडीन के साथ ही संबंधित होती है, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आगे अब मान लो कि थायराइड हार्मोन कम निकलने लगे, मान लो कि थायराइड हार्मोन यहाँ पर ज्यादा निकलने लगे, तब किस तरह की दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है। यहाँ पे अलग अलग तरह के रोग हो सकते हैं। जब आपके शरीर से थायराइड हार्मोन कम निकल रहा है तो अलग अलग तरह की बीमारी आपके शरीर में हो सकती है। इसका सीधा सीधा यह मतलब है कि आपके शरीर में सबसे पहले तो आयोडीन की कमी हो गई है, और जब आयोडीन की यहाँ पर कमी हो जाती है तो सबसे पहले यहाँ पर एक रोग होता है जिसे हम सभी कहते हैं ग्वाइटर डिजीज, यानी कि घेंघा रोग। क्या कहा जाता है? घेंघा रोग यहाँ पर कहा जाता है, ग्वाइटर डिजीज इसको यहाँ पर कहा जाता है। ग्वाइटर डिजीज की अगर आप बात करते हैं तो इसका मतलब शरीर में आयोडीन की कमी है, आपकी जो थायराइड ग्रंथि है वो बहुत अच्छे से थायराइड हार्मोन नहीं बना पा रही है और बेचारी बहुत परिश्रम कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है कि वह यहाँ पर यह हार्मोन निकाले, और इस वजह से थायराइड हार्मोन में सूजन आ जाती है। जब थायराइड हार्मोन में जरूरत से ज्यादा सूजन आने लग जाती है तो गला कुछ इस तरीके का दिखाई देने लग जाता है और बाहर की तरफ लटक जाता है, और इसी तरह के जो डिजीज होती है उसको हम सभी ग्वाइटर डिजीज या फिर घेंघा रोग के नाम से यहाँ पर जानते हैं। एक बात और आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो घेंघा रोग होता है ना, ये महिलाओं में ज्यादा होता है, पुरुषों में कम होता है। महिलाओं में यह रोग ज्यादा होता है क्योंकि जैसे ही यह ग्लैंड मैंने स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि जो महिलाएं होती हैं उनमें यह भारी होती है, यह ग्रंथि भारी होती है, तो इसी वजह से महिलाओं में इसका खतरा ज्यादा रहता है और इस तरह के रोग महिलाओं में ज्यादातर देखने के लिए मिलता है, पुरुषों की अपेक्षा। पुरुषों में भी होगा लेकिन महिलाओं में ज्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा एक बात और ध्यान में रखना, अगर हम बात करते हैं पर्वतीय प्रदेश और मैदानी क्षेत्रों के बारे में, यानी जो पर्वत में रहते हैं, पर्वतीय प्रदेश मतलब जो हिली एरिया में रहते हैं, और जो प्लेनी एरिया में रहते हैं या सी शोर समुद्र के आसपास वाले हिस्से में रहते हैं, वहां पे अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हम वहां पर तुलना करें तो आप क्या देखोगे कि जो पर्वतीय प्रदेश वाले होते हैं ना, उनमें ज्यादा
घेंघा रोग होने की संभावना होती है, ज्यादा से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके खाने में आयोडीन की कमी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब आज के टाइम पे आप लोगों ने ना बहुत सारे ऐड देखे होंगे, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, है ना। एक होता है ना दाना दाना एक समान, संपूर्ण नमक, टाटा नमक, जितने भी नमक आज के टाइम पे मार्केट में मिल रहे हैं, ठीक है, तो भारत सरकार ने उनको क्या बोला है? भारत सरकार ने उनको बोला है कि तुम इसमें आयोडीन मिक्स करो, क्योंकि कम मात्रा में चाहिए। कैसा? कम मात्रा में चाहिए, ठीक है, लेकिन चाहिए जरूर, नहीं तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, चलो तो हमने यहाँ पर क्या देखेंगे? सबसे पहले पहले नंबर पर कि जब आप घेंघा रोग के बारे में बात करते हैं तो घेंघा रोग क्यों हो रहा है? हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड या थायराइड हार्मोन, कि थायराइड हार्मोन जब कम निकलता है तो सबसे पहले जो पहला रोग होता है वह क्या है? यहाँ पर हमारा घेंघा रोग यानी कि ग्वाइटर डिजीज। तो यही से ही प्रश्न पूछता है। बाकी जैसे इसके अलावा क्रिटिनिज्म, माइक्सोइडमा, हशीमोटो, ऐसे भी अलग अलग रोग यहाँ पर हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारा जो थायराइड ग्रंथि है वह कैसा हो रहा है? सही से काम नहीं कर पा रहा, नहीं निकाल पा रहा यहाँ पर अच्छे से हार्मोन, तो ये बाकी के रोग भी यहाँ पर हो जाते हैं। तो इनमें दो रोग सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पर है घेंघा रोग और दूसरे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हशीमोटो रोग। हशीमोटो रोग, ठीक है। हशीमोटो रोग को हम सभी ना किस नाम से जानते हैं? इसे हम सभी कहते हैं सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसे हम सभी सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड की आत्महत्या के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो उसको नोट कर लो। हाँ योगी, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है मैम, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है? बेटा इसके ट्रीटमेंट की अगर आप बात करो तो यही है कि जब ये स्टार्टिंग में हो रहा है तो डॉक्टर आपको कुछ दवाइयां देगा और आयोडीन का बैलेंस करवाएगा तो ठीक भी हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो गया है तो फिर बहुत मुश्किल से ही ठीक होता है। फिर बहुत सारी चीज़ों का संयम रखना पड़ता है, ये मत खाओ, वो मत खाओ, यहाँ मत जाओ, वो मत करो, ये मत करो, है ना, ये सारी चीज़ देखनी पड़ती है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन ना आपका जो ज्यादातर पूछा जाता है वो घेंघा रोग और जो हशीमोटो रोग है इसी से ही पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि भाई ये बताओ कि थायराइड की आत्महत्या, सुसाइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड किसे कहते हैं? तो आंसर करना हशीमोटो को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा मैं एक बात और बता दूं कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो थायराइड हार्मोन होता है वो जरूरत से ज्यादा निकलने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है, कि जरूरत से ज्यादा निकलने लगता है। जब जरूरत से ज्यादा निकलने लगता है तो उसकी कुछ चीजें हैं जो आपके एग्जाम में नहीं पूछता, पर मैं आपको बता देती हूँ। बालों का झड़ना बहुत शुरू हो जाता है, बाल बहुत ज्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं। वेट अचानक से बढ़ जाएगा, मतलब आपके शरीर का जो वजन है, भार है, वो अचानक से बढ़ जाएगा या फिर अचानक से कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी, बहुत ज्यादा गर्मी भी लगेगी। ठीक है, थोड़ी देर में ही पसीना पसीना हो जाओगे एकदम। ठीक, तो ये सभी जो लक्षण है, आंखें हमेशा सूजी सूजी सी रहेंगी, चेहरा हमेशा सूजा सूजा सा रहेगा, है ना, तो ऐसा लगेगा कि बॉडी में हमेशा सूजन सी बनी हुई है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? जब आप कहेंगे कि जो थायराइड हार्मोन है वो जरूरत से ज्यादा निकल रहा है। ठीक है, ओके। तो पर उससे प्रश्न उतना नहीं पूछता है, प्रश्न आपका हाइपोसिक्रेशन से ही यहाँ पर पूछता है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में? पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। मैम इस तरह के रोगों को कैसे यहाँ पर ठीक कर सकते हैं? बेटा इसके लिए देखो दो तीन चीजें हैं। आपको स्टार्टिंग से ही सबसे पहले जैसे कि योगा है, एक्सरसाइज है, खाने पीने की जो डाइट आपकी होती है। डाइट का ये मतलब नहीं है कि आप एकदम भाई सब फ्रूट्स ही खा रहे हो, जूस ही पी रहे हो, उससे कम तो तुम बात ही नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। डाइट का मतलब होता है कि आपके जो भी न्यूट्रिशन होता है, जो भी पोषक तत्व होते हैं, उनका जो पोर्शन होता है, उनका जो अनुपात होता है वो प्रॉपर बैलेंस में होना चाहिए।
ठीक है भाई, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है तो फिर प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें वसा, अच्छा वसा भी होना चाहिए, जैसे घी वगैरह, या फिर ड्राई फ्रूट्स आप रख सकते हैं, अंकुरित दाना आप खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डाइट का मतलब हमेशा होता है कि आप पैसे खर्च करेंगे, बहुत अमीरी वाला खाना खाएंगे, कि नहीं हमें तो एवोकाडो ही खाऊंगी। क्यों भाई, अमरूद भी तो खा सकती हो, सेब भी तो खा सकते हो, है ना? तो उससे भी आपको सेम चीज ही मिलेगा, ऐसा थोड़ी है कि उसमें कुछ और मिल जाएगा। नहीं नहीं, मैं तो कीवी ही खाऊंगी, नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अरे भाई, तो नींबू भी तो खा सकते हो, संतरा भी तो खा सकते हो, आंवला खा लो, एक आंवला खा लो तो लगभग 6-8 नींबू संतरा के मुकाबले आपको यहाँ पर पोषण मिल जाएगा, विटामिन सी मिल जाएगा, है ना? तो ऐसा नहीं है बच्चों कि आपको पैसे ही खर्चने हैं, ठीक है? नहीं मैं तो यही खाऊंगी, अरे क्यों भाई, उसके अलावा और भी चीजें, सीजनल फूड खाओ, केला खाओ, सभी तरह के मिनरल्स मिलेंगे उसमें, है ना? ठीक है, तो बढ़िया है, सेब खाओ, अंगूर खाओ, संतरा खाओ, है ना? आराम से बैठ करके, धूप जब निकले अच्छी सी, आराम से छत में बैठो, बाहर बरामदे में बैठो और खाओ, बढ़िया से संतरा खाओ, सेब खाओ, अनार खाओ। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, पैराथायरॉइड के बारे में, ठीक है? मैम लड़के, अरे लड़कों यहाँ पे लड़के और लड़कियों वाली बात नहीं हो रही है। आप आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ गन्ना खाओ, सही बात है, गन्ना खाओ, क्या दिक्कत है? आजकल के तो मैंने देखा है कि बच्चे गन्ना ही नहीं खाते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है? शांत हो जाओ, चुप हो जाओ सब, ओके। हाँ, जो भी सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं, जो सस्ता फल आ रहा है वो खा लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट। इसका मतलब ये नहीं कि सड़ा गला उठा के लिया है कि मैम आज तो हम मार्केट गए थे तो 10-11 बजे वो सड़े गले फेंक रहे थे वो लोग, उन्होंने 1 रुपए में दे दिया मुझे। सड़ा गला नहीं खाना है। सीजनल फूड्स का मतलब है कि जो बहुत ज्यादा इस सीजन में आ रहा है और जिसका जो मार्केट में रेट है वो नॉर्मल है, ठीक है? पता लगा कि वो गला सगड़ा खा करके और बीमार हो गए और पड़े हुए एग्जाम के टाइम पे हॉस्पिटल में। मैं बोली, भाई क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? कुछ नहीं मैम, वो आपने बोला था ना कि सबसे सस्ता फल खाना है तो हमने तो फ्री का ही उठा के खा लिया। ऐसा नहीं करना है। चलो मैम हम आपके लिए गन्ना लेके आएंगे, ठीक है, ओके। चलो अब पढ़ो यहाँ पर, शांत हो जाओ अब, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। मैम ठंड में हाथ में से पसीना निकलता है, क्या करें? ये नॉर्मल है पंकज, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका थायराइड ग्लैंड, पढ़ लिया अभी हमने। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर पैराथायरॉइड ग्लैंड। यहाँ पे देखो तुलिका क्या लिख रही है, एडिटर सर, बीच वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में, अब पैराथायरॉइड ग्लैंड यहाँ पर क्या होता है, चलो इसे हम सभी यहाँ पर समझते हैं, ठीक है? सबसे पहले पहले नंबर पर ब्लॉक करिए इसे, पहुंचाइए इसका संदेश हेडक्वार्टर, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पैराथायरॉइड। अब देखो बेटा, थायराइड ग्रंथि हम सभी ने यहाँ पर पढ़ लिया है, ठीक है? और नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लो और फिर उसके बाद ब्लॉक कर दो। तो अब चलो बच्चों पढ़ो यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में। तो जो भी आपका यहाँ पर पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है वह क्या होता है? तो जब आप अपनी थायराइड ग्रंथि को देखते हो ना, तो थायराइड ग्रंथि को हम पीछे की तरफ से देखेंगे, ठीक? पीछे की तरफ से अगर आप देखेंगे ना, तो वहां पर आपको इस तरह से 4 छोटी छोटी ग्रंथियां दिखाई देंगी, मतलब 2 जोड़ी में, और टोटल 4, ठीक है? ये जो 4 आपको अलग से ग्रंथियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इसी को हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं? तो आंसर करना, पैराथायरॉइड ग्लैंड यहाँ पर कहते हैं। तो यह कितनी होती है? 2 जोड़ी में पाई जाती है, यानी कि टोटल 4 होती है, और थायराइड ग्रंथि के पीछे होती है। और यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो आपको सिंपल यहाँ पर आंसर करना है कि यहाँ से जो हार्मोन निकलता है उसको हम सभी पैराथायरॉइड हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराथायरॉइड हार्मोन इसे हम कहते हैं। तो अब यहाँ पर दिमाग में आता है कि ठीक है, हम ये तो हमें याद हो गया, पैराथायरॉइड से पैराथायरॉइड हार्मोन निकलता है, ठीक है? लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि एक बच्चे से मैं कहूं, रामू तुम्हारा नाम क्या है? तो रामू क्या कहेगा कि मैम जब आपको मेरा नाम पता है तो आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो?
तो आपके एग्जाम में ना कभी भी ऐसा नहीं पूछेगा कि पैराथायरॉयड हार्मोन कहाँ से निकलता है ना। वो क्या कहेगा कि यह बताओ कि पैराथायरॉयड हार्मोन से जो पैराथायरॉयड हार्मोन जो कि पैराथायरॉयड से निकल रहा है उसका क्या नाम है, और तब आप क्या आंसर करोगे, उसे हम सभी कहते हैं कोलिप्स हार्मोन। क्या कहेंगे, कोलिप्स हार्मोन। ठीक है, तो अगर कहीं पर कोलिप्स हार्मोन लिखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोलिप्स हार्मोन का मतलब है पैराथायरॉयड हार्मोन, उसी का ही यह दूसरा भाग, मतलब दूसरा प्रकार है, मतलब प्रकार कह सकते दूसरा नाम है, यही इसका यहाँ पर दूसरा नाम है। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ओके, अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि जो कोलिप्स हार्मोन होता है उसका क्या काम होता है। तो जो भी हमारा पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है इसका संबंध कैल्शियम से होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब थायराइड ग्रंथि को हमने पढ़ा था तो जो थायराइड ग्रंथि थी उसका संबंध किससे था, आयोडीन से था। किससे था बेटा, आयोडीन से था। और इसका जो संबंध होगा वह किससे होगा, कैल्शियम से होगा। तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने वाला जो हार्मोन होता है वह कौन सा है, पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन। और हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करने वाला हार्मोन कौन सा है, कैल्सिटोनिन हार्मोन। और कैल्सिटोनिन कहां से निकल रहा था, थायराइड ग्लैंड से निकल रहा था। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो, इसके अलावा जो यह हार्मोन निकलता है पैराथायरॉयड हार्मोन, या जिसको हम कोलिप्स हार्मोन यहां पर कह रहे हैं, यह हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी को भी सक्रिय करता है। क्या करता है यहाँ पर, विटामिन डी को भी यह सक्रिय करता है। तो प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि जब हम कैल्शियम के बारे में बात करते हैं, विटामिन डी के बारे में बात करते हैं, तो यह दोनों हमारी हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, किससे, हमारी हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि हमारी हड्डियां अगर बहुत ज्यादा कमजोर हो रही हैं तो हमारी हड्डियों को सही रखने के लिए किसकी आवश्यकता है, कैल्शियम और विटामिन डी। ठीक है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर क्या देखा हमने, गले में हमको दो ग्रंथियां दिखाई दी। पहले नंबर पर जो ग्रंथि हमें यहाँ पर दिखाई दी वह कौन सी थी, थायराइड, और दूसरी कौन सी है, पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड कहां पर मिलेगी, जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके पीछे की तरफ यह पाई जाती है। दो जोड़ी में होती हैं, टोटल 4 होती हैं, थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती हैं। इनसे जो हार्मोन निकलता है उसे हम पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं। इसी का ही दूसरा नाम कोलिप्स हार्मोन है। यह हमारे रक्त में यानी कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। क्या कर देता है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है, और यह विटामिन डी को भी सक्रिय करता है। ठीक है, कई बार पैराथायरॉयड हार्मोन को हम सभी पराअवटु ग्रंथियां भी कहते हैं। पराअवटु, वो हिंदी में इसका अलग से नाम है, पराअवटु। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन कम निकलेगा तब क्या होगा, और पैराथायरॉयड हार्मोन अगर ज्यादा निकलेगा तब क्या होगा। तो आंसर आपको करना है कि पैराथायरॉयड हार्मोन अगर कम निकल रहा है तो कैसा रोग हो जाता है, टिटनी रोग हो जाता है। और अगर पैराथायरॉयड हार्मोन जरूरत से ज्यादा निकल जाता है तो ओस्टियोपोरोसिस, यानी कि जो हमारी हड्डियां होती हैं वह छिद्र युक्त हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, चलो, मैं मेलाटोनिन हार्मोन कैसे कंट्रोल करें जिससे नींद कम आए। बेटा नींद को लाने वाला हार्मोन नहीं है ये, नींद थोड़ी आएगी इसकी वजह से। मेडिटेशन करिए बच्चों, मेडिटेशन करिए इसके लिए। ठीक है, ओके, चलो यहां तक समझ आ गया सभी को? ठीक, तो हमने अभी क्या पढ़ा, सबसे पहले पीनियल ग्लैंड, फिर हमने पढ़ा यहां पर थायराइड, और फिर हमने पढ़ा पैराथायरॉयड। ठीक है बेटा, टिटनी रोग होता है, एक डिजीज होता है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जानना है। ठीक है, टिटनी डिजीज होता है एक तरह का। ओके, ठीक है, जिसमें आप सभी देखेंगे कि जो मसल्स होती है ना वो हमारी खराब हो जाती है, मसल्स हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, मसल्स हमारी सही से काम यहाँ पर नहीं करती हैं टिटनी रोग में। ठीक है, पर आपको इतना डिटेल में नहीं जानना है। ठीक है, चलो अब आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर हम चलते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, थाइमस ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में, थाइमस ग्रंथि के बारे में। तो थाइमस ग्रंथि को अब यहाँ पर समझते हैं, और थोड़ा सा ना लिखने से पहले इसको समझो। ठीक है, अब देखो
मैम आपने मेरा डाउट नहीं बताया, कल से पूछ रहा हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, गूगल पर सही नहीं बता रहा है। बेटा पहली चीज तो ऐसा है कि कभी भी पूरी की पूरी जो पीयूष ग्रंथि होती है वो खराब नहीं होती, ठीक है। और अगर खराब हो गई है तो तुम्हारा दिन मतलब तुम्हारा आने वाला जो समय है वो भी खराब ही चलेगा, स्वास्थ्य गड़बड़ाएगा, है ना। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, हर तरीके से सारी चीजें खराब ही होंगी। इंसान बहुत लंबे समय तक थोड़ी जी पाएगा ऐसे, ठीक है। वो कुछ ना कुछ बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाएगी, नहीं तो वो खुद ही सुसाइड कर लेगा, क्योंकि हार्मोन्स बैलेंस में नहीं रहेंगे, सोच बैलेंस में नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए पीयूष ग्रंथि के लिए सबसे बेहतर है खुश रहने की कोशिश करो, ठीक है। और साथ में ही क्या करना है, यहाँ पर मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, ठीक है, ये सब चीजें करो। ओके बच्चा, चलो तो करते हैं यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आगे अब थाइमस ग्रंथि के बारे में, ठीक है। हाँ कॉमा में चला जाएगा, मरने वाली कंडीशन हो जाएगी, मर ही जाएगा वो आगे जाके। और अगर रोगों से नहीं मरेगा तो वो अपनी सोच से मर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जो कुछ भी सोचते हैं ना बेटा, वो कहीं ना कहीं हार्मोन्स के ऊपर भी निर्भर होता है, ठीक है। हम जो कार्य करते हैं या फिर हम जैसा सोचते हैं वैसे हार्मोन्स भी निकलते हैं। तो दोनों ही किस तरह से काम कर रहे हैं यहाँ पर आपस में, क्या कह सकते हो, रिलेटेबल होकर के, ठीक है। नहीं प्रतीक, ऐसा कोई भी कर नहीं सकता आप में से अभी फिलहाल, ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलो अब पढ़ो यहाँ पर, ठीक। अब हम यहाँ पर बात करेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में, ठीक है। थाइमस ग्लैंड, अब पहले इसको समझो फिर इसको यहाँ पे नोट करना। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी यहाँ पर थाइमस ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले यह एक ग्रंथि होती है जो छाती में पाई जाती है, चेस्ट रीजन में पाई जाती है, छाती में मध्य भाग में यहाँ पे पाई जाती है। बड़ी इंटरेस्टिंग है यह ग्रंथि। कैसे? जब हम किसी भी छोटे बच्चे को देखते हैं ना, तो छोटे बच्चों के अंदर ये बहुत ही ज्यादा विकसित होती है, बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप्ड होती है, बहुत ही ज्यादा सुविकसित होती है और बहुत ही अच्छे तरीके से यह कार्य कर रही होती है। यह माना जाता है कि अगर यहां से कोई भी WBC छू करके गुजर जाए या क्रॉस होकर के चले जाए, जैसे मान लो ये थाइमस ग्लैंड है और कोई भी WBC यहाँ से आ रही है और इस तरह से टच हो जाए या यहाँ से होकर के चली जाए, वैसे ही वह टी सेल्स में परिवर्तित हो जाती है। अब आप कहोगे कि मैम ये टी सेल्स क्या होता है और WBC क्या होता है? तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि WBC की अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बनाता है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाता है। और उसी में मैंने आपको पढ़ाया था लिम्फोसाइट्स, याद आया? तो लिम्फोसाइट्स की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो लिम्फोसाइट्स सबसे छोटी WBC थी, बहुत एक्टिव थी, और यह भी कैसे थी, दो तरह की थी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो जो टी लिम्फोसाइट होती है ना, वो सबसे खतरनाक होती है। उसको आप कह सकते हो कि डिफेंस का जो फ्रंट लाइन होता है उसको बनाने का वह काम करती है, ठीक है। सुरक्षा की पहली लाइन बनाने का वह काम करती है, ठीक। और आपने यह भी पढ़ा होगा कि जब हम HIV के बारे में बात करते हैं, यानी एक ऐसा वायरस जो आगे जाके एड्स करता है, वह जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले इसी टी सेल्स को मार के खत्म करता है ना। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी WBC यहाँ से गुजर जाए, कोई भी WBC, तो वो तुरंत टी सेल्स यहाँ पर बन जाती है और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बेचारे बीमार जल्दी हो जाते हैं, लेकिन ठीक भी बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। इसके अलावा अगर आप थाइमस ग्रंथि के बारे में बात करते हैं तो छोटे बच्चों में ये और भी बहुत सारे काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई छोटा बच्चा खेल रहा है, उसका फ्रैक्चर हो गया, कोई छोटा बच्चा खेल रहा है, उसको चोट यहाँ पर लग गई, तो जब उसके घाव को ठीक करने की बात होगी या फिर उसका फ्रैक्चर ठीक करने की बात होगी, तो बच्चे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा वो सीख लेते हैं, छोटी छोटी चीजें सीखते हैं, छोटी छोटी चीजों को समझने लगते हैं, है ना। और जब वो पैदा होते हैं तो कितने छोटे से हैं और तुरंत ही वो इतने बड़े हो जाते हैं,
लंबाई चौड़ाई, बोलना सीखना, दांतों का आना, और हर तरह से उनकी ग्रोथ बहुत तेजी तेजी से होती है। और वह किस वजह से होती है? तो आंसर करना, थाइमस ग्लैंड की वजह से ही होती है। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी हिट करेगी, यानी जैसे ही किशोरावस्था यहाँ पर आएगा, वैसे ही थाइमस ग्रंथि धीरे 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 करके क्या होने लगेगी? डीजेनरेट होने लगेगी, मतलब धीरे धीरे करके वह खत्म यहाँ पर होने लगेगी। और जब हम एडल्ट हो जाते हैं, जब हम वयस्क यहाँ पर बन जाते हैं, तो ये बिल्कुल छोटी सी हो जाती है, कोई काम यह नहीं करती, इसका होना ना होना सब बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जब हम थाइमस ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से सीधे सीधे एक ही प्रश्न बनता है, क्या ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो छोटे बच्चों में ज्यादा विकसित होती है और बड़े लोगों में कम विकसित होती है? और आपको सीधे सीधे क्या आंसर करना है यहाँ पर? थाइमस ग्रंथि। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बहुत सिंपल तरीके से, छोटे बच्चों में यह अधिक विकसित होती है, वयस्क अवस्था में यह गायब हो जाती है, जब श्वेत रक्त कणिकाएं यहाँ से गुजरती हैं तो टी सेल्स बन जाती हैं। यह ग्रंथि वक्ष के बिल्कुल बीचों बीच होती है। क्या मतलब? यहाँ पर बीचों बीच यहाँ पर होती है। ठीक है, और इनसे जो हार्मोन निकलता है वह कौन सा है? थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? थाइमोसिन हार्मोन। और इस ग्रंथि की अगर हम बात करें या फिर इस हार्मोन की अगर हम बात करें तो ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बच्चों में विकास करता है। क्या करता है? बच्चों में विकास करता है। ठीक है, समझ आया यहां तक? ठीक है बच्चों, चलो देखो, अनूप कुमार नाम का एक लड़का है, वो डेली क्लास डिस्टर्ब करता है। डेली डेली का है, इसका रोज का है। अनूप, अगर आज तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ बेटा, लेकिन अगर अगली क्लास से तुमने कोई भी यहाँ पर अगर इधर उधर की बातें की तो सीधे क्या किया जाएगा? ब्लॉक कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि ज्यादा गुस्सा अगर आ गया उस दिन तो आपको सस्पेंड भी करवा दूंगी मैं। ठीक है, चलो हो गया? क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है, अब कोई भी अगर डाउट है बच्चों तो जल्दी से पूछो। कोई भी डाउट है यहां तक तो जल्दी से पूछो। मैम, मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन है ना, फिर भी नींद से रिलेटेड नहीं है, कैसे प्लीज बताएं मैम। कोमल, पहली चीज तो ये है बेटा, थोड़ा सा ना मैंने देखा है तुम्हारे कमेंट से, मुझे पता लगता है कि तुम बहुत परेशान रहती हो। ठीक है, इतना परेशान क्यों? काम नहीं रहती हो तुम बहुत ज्यादा, मतलब बुराई के सेंस से नहीं कह रही हो बेटा, ये गलत चीज है, तुम बहुत ना हाइपर रहती हो हर चीज को लेके। आराम से पढ़ो, आराम से समझो। देखो बच्चा, अगर आप यहाँ पर नींद के बारे में बात करते हैं तो जो मेलाटोनिन हार्मोन यहाँ पे निकल रहा है उसको हम स्लीप हार्मोन कहते हैं। इसका मतलब है कि आपको मीठी मीठी अच्छी अच्छी नींद यहाँ पर आएगी। और नींद का संबंध उसके समय अवधि से नहीं है कि तुम भाई 8 घंटे सो रहे हो कि 4 घंटे सो रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मतलब है कि आपको ऐसी नींद आएगी जिसमें आपके शरीर और खास तौर से आपका जो ब्रेन होता है, आपका जो मस्तिष्क होता है, उसको क्या करेगा? रिपेयर करेगा। ठीक है, सारा सब कुछ खेल तो हमारे ब्रेन का ही है ना बेटा, इसलिए। ठीक है, चलो मैम, पढ़ने के बाद फिर वो याद नहीं रहता है बाद में। अच्छा, इसमें कुछ नहीं है, देखो आप ना लिख लिख करके याद करो और अपना क्या कर दो, एक यहाँ पर एक नोटबुक बनाओ, उसको लिख लिख करके याद करो, बार बार लिख लिख करके याद करोगे तो सही हो जाएगा। मैम, टी सेल्स का बता दो एक बार। ओके ठीक है, देखो बेटा, आप सभी को मैंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया है तो श्वेत रक्त कणिकाएं भी पढ़ाई हैं, यानी कि WBC पढ़ाई हैं 5 तरह की होती हैं। उनमें जो सबसे छोटी होती है उसका क्या नाम है? लिम्फोसाइट। ठीक है, और लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो लिम्फोसाइट कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। आप लोगों को यहाँ पर याद होगा कि बी और टी में अंतर कुछ नहीं है, पर यही है कि जो टी लिम्फोसाइट जो होती है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्टिव होती है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव यहाँ पर होती है। ठीक है,
और अगर हमारे शरीर में कोई भी रोगाणु, कोई भी पैथोजन हमारे शरीर में अगर वह पहुंचेगा, ठीक है, पहुंचेगा, तो उसके साथ ही, रुक जाओ अभी मैं बता रही हूँ, तो उसके साथ ही जो टी सेल्स होती हैं वो सबसे पहले यहाँ पर काम करेगा, ठीक है, उनसे लड़ने का, तो वही होती है टी सेल्स। बेटा रात को नींद कंट्रोल नहीं होती है, उसके लिए क्या करें? तो बेटा सबसे पहली चीज ये है कि एक टाइम टेबल बनाओ, है ना। अगर आप रात को सोते हो और सुबह जग करके जल्दी पढ़ते हो तो वो भी अच्छी चीज है। और अगर आपको ये लगता है कि मैं सुबह उठ करके नहीं पढ़ पाता या मैं सुबह उठ करके नहीं पढ़ पाती हूँ, मुझे रात में ही पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप रात में ही पढ़ो, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा सुबह उठने की, ठीक है। आपको जिस टाइम अच्छा लग रहा है आप उस टाइम यहाँ पर पढ़ो, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है कि तुम भाई सुबह उठ के ही पढ़ोगे, क्यों? ऊँघने के लिए नहीं। अगर रात को पढ़ने का मन है तो रात को, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि रात को पढ़ने बैठे और कह रहे हैं कि नहीं मैं तो अब सुबह पढ़ूंगा, और सुबह आप पढ़ने बैठे तो कह रहे हो कि मैं रात को पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके चलो, हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को हम सभी इतना ही रखेंगे, ठीक है। और कल तो छुट्टी है, अब इसके बाद मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट थर्सडे, तो तब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी और टेस्टिस। और जैसे ही समय बचेगा वैसे ही मैं आप लोगों का एंडोक्राइन सिस्टम का पूरा क्या करूंगी, टेस्ट भी लूंगी, ठीक है, पूरा का पूरा टेस्ट भी लूंगी, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन को हम सभी इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सभी को अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।